Hi everyone, a very warm and happy good morning to you all. यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में आज हम GS1 में रिसोर्सेज इन हिडन एरिया के बारे में बात करेंगे कि ऐसे एरियाज जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमको दिखाई देना स्टार्ट हो गए हैं और वी वुड से कि मोर एक्सेसिबल हो गए हैं। तो उन एक्सेसिबल एरियाज में रिसोर्सेज की एक तो फाइट हो रही है कि एवरीबडी इज रशिंग टुवर्ड्स दोज एरियाज। ऐसे में इंडिया का क्या रोल है, इंडिया क्या कर सकता है और इंडिया पे क्या इस चीज का इम्पैक्ट पड़ेगा, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। 2018 में क्वेश्चन आया था आर्कटिक रीजन से लेके। नाउ जब ये क्वेश्चन आया था तो ऐसा नहीं था कि सडनली आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आ गया है क्या। उस वक्त पे इंडिया की मिशंस चल रहे थे आर्कटिक रीजन पे। द होल कॉन्सेप्ट वाज वेरी मच इन द न्यूज। तो ये एक्चुअली क्वेश्चन करंट अफेयर से आया था। बट अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। मान लीजिए कि आपने सडनली नहीं पढ़ा है इसके बारे में एंड यू डोंट नो कि इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, बट यू डू नो कि रिसोर्सेज क्या होते हैं, क्या इम्पैक्ट हो सकता है, आर्कटिक रीजन क्या है, एग्जैक्टली आपको नहीं पता पिन पॉइंटेड। ऐसे में इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। Why is India taking keen interest in resources of Arctic region? इंडिया आर्कटिक रीजन में जो रिसोर्सेज हैं उनमें इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहा है, वाई इट इज टेकिंग। तो जब हमारी कंट्री अगर इंटरेस्ट ले रही है तो जाहिर सी बात है कि देयर इज समथिंग, ठीक है। और ये उसने खुद ने बोला है कि आर्कटिक रीजन में रिसोर्सेज हैं। नाउ आर्कटिक रीजन जो है वो एक आइस एरिया है, ठीक है। इट्स अ फ्रोजन, इट्स अ कंप्लीटली फ्रोजन एरिया। तो ऐसे में अगर आइस मेल्ट होती है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, इसका मतलब है कि नीचे जो दबे हुए रिसोर्सेज है जिनको हम पहले यूज नहीं कर पा रहे थे वो अभी सरफेस पे आना स्टार्ट हो गए हैं। जैसे कि ऑयल हो गया है, नेचुरल गैस हो गया, कोल हो गया, आयरन की माइंस हो गई हैं, ये सारे रिसोर्सेज हैं। तो इन सब का यूटिलाइजेशन करना। एंड दूसरा, आर्कटिक रीजन में जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है इसकी वजह से जो ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं उनको रोकना भी इंडिया के लिए बहुत जरूरी है। वन बाय वन करके इसको देखते हैं हाउ वी आर गोइंग टू अप्रोच दिस क्वेश्चंस। इंडिया ने, हालांकि हम जियोग्राफिकली अगर आप देखो तो हम बिल्कुल अटैच्ड नहीं है। आर्कटिक रीजन हो गया अबाउट 66.5 डिग्री टू पोल, वो वाला रीजन आर्कटिक है। इंडिया आता है लाइक ट्रॉपिकल 23.5 डिग्री, हाफ नॉर्थ जो लाइन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वो इंडिया को हाफ में से निकलती है। लेकिन फिर भी इंडिया के जो इंटरेस्ट है आर्कटिक रीजन में वो काफी सालों से है एंड इट इज नॉट वेरी रीसेंट दैट इंडिया हैज स्टार्टेड गोइंग टुवर्ड्स दैट, नॉट जस्ट इन टर्म ऑफ द रिसर्च। रिसोर्सेज के अंदर जो इवन रिसोर्सेज में मिनरल्स हो गए, हाइड्रोकार्बन्स हो गए, इवन इंडियन गवर्नमेंट ने एक ड्राफ्ट, एक आर्कटिक पॉलिसी का एक ड्राफ्ट भी अनवील करा है। तो ऐसे में इंडिया का आर्कटिक रीजन में एंगेजमेंट जो है ये क्लाइमेट के साथ जुड़ा हुआ है, ये एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग के साथ जुड़ा हुआ है, ये मरीटाइम कॉर्पोरेशन एंड एनर्जी सिक्योरिटी, क्योंकि वहां से ऑयल एंड नेचुरल गैसेस के बहुत ही शानदार रिजर्वॉयर्स निकलने वाले हैं, दोनों केसेस हैं। तो ऐसे में क्लाइमेट हो गया, एनवायरमेंटल हो गया, मरीटाइम कॉर्पोरेशन एंड एनर्जी सिक्योरिटी, ये हमारे मेन इंटरेस्ट एरिया रहते हैं। ये वाला जो सर्कल आपको दिख रहा है, दिस मेन सर्कल, दिस इज द रीजन ऑफ आर्कटिक, ये है आर्कटिक सर्कल। इंडिया बहुत दूर है, इंडिया यहाँ नहीं चाहिए। तो रशिया हो गया, ये चाइना हो गया, यहाँ पे बिल्कुल नीचे की तरफ इंडिया है। तो इंडिया का फिजिकली कोई लिंक नहीं है, बट दिस आर्कटिक रीजन क्योंकि ये पोलर एरिया है एंड इट इज अ फ्रोजन एरिया, तो इसमें अभी काफी सारे रिसोर्सेज हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ यू सी द रिसोर्सेज, इसके अंदर ऑयल एंड गैस, ये जो ब्लैक ये दिख रहा है आपको ट्राइंगल एरिया, यहाँ पे ये ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन की साइट्स हैं। देन ये जो रेड स्क्वायर दिख रहा होगा आपको, ये रेड स्क्वायर जो ये मेन माइनिंग साइट्स है। यहाँ पे काफी सारा एरिया है जो प्रोटेक्टेड भी है। यहाँ पे पाइपलाइंस डाल दी गई हैं। यहाँ पे ऑयल एंड गैस के फील्ड के अलावा यहाँ पे आयरन की एंड कोल की माइंस भी यहाँ पे मिली हुई है। यहाँ पे डिफरेंट आपको दिखाई देगा कि कहाँ पे जो पेट्रोलियम के गैसेस फील्ड्स है वो ज्यादा है, कहाँ पे हाई है। फॉर एग्जांपल जैसे ये जो ऑलिव ग्रीन वाला एरिया आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे पोटेंशियल ऑफ ये दिस वन पोटेंशियल ऑफ ऑयल एंड गैस बहुत ज्यादा है। देन वी हैव लाइटर ग्रीन एरिया, दिस वन यहाँ पे थोड़ा कम है। और बाकी जैसे जैसे ये शेड डार्क लाइट होती जाएगी वैसे वैसे इसके पोटेंशियल्स कम होते जाएंगे। नाउ आर्कटिक रीजन, ये आर्कटिक सर्कल तो आ गया। आर्कटिक सर्कल में कौन कौन सी कंट्रीज आती है आर्कटिक रीजन के अंदर? आर्कटिक ओशन हो गया है, और कंट्रीज का ऊपर वाला बॉर्डर कनाडा हो गया, डेनमार्क हो गया, नॉर्वे, रशिया, यूएसए, क्योंकि अलास्का यूएसए का पार्ट है, फिनलैंड, स्वीडन एंड आइसलैंड, ये सारी कंट्रीज। यहाँ पे देखो अलास्का इसका पार्ट आ रहा है। देन वी हैव द कनाडा, ऊपर देखो यहाँ पे देख लो, ठीक है। सो वी हैव द ग्रीनलैंड, वी हैव द नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, रशिया का पार्ट आ रहा है, ये यूनाइटेड स्टेट क्योंकि अलास्का उसका है तो अलास्का, एंड देन वी हैव द कनाडा।
ओके, सो ये सारा जो पोर्शन है वो आर्कटिक सर्कल के अंदर आता है. नाउ दीज कंट्रीज टुगेदर ऑल्सो फॉर्म आर्कटिक काउंसिल ऑल्सो. एक ऐसी इंटरगवर्नमेंटल फोरम है. द रीजन इज होम ऑफ अराउंड 4 मिलियन इनहैबिटेंट्स विच इज नॉट मच, विच इज जस्ट 1/10 ऑफ द इंडिजिनियस पीपल. क्योंकि ये एक ऐसा एरिया जो टुंड्रा एरिया के आसपास में आता है एंड इट इज वेरी कोल्ड ऑल्सो. सो यहाँ पे हैबिटेशन बहुत कम मिलता है, बट स्टिल इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया. हालांकि इंडिया का टेरिटोरी डायरेक्टली आर्कटिक में फॉल नहीं करता है, बट दिस आर्कटिक रीजन हैज इन्फ्लुएंस आवर एटमॉस्फेरिक, ओशनोग्राफिक एंड बायोजियोकेमिकल ऑफ अर्थ इकोसिस्टम एंड इंडिया इज अ पार्ट ऑफ दैट. जैसे इंडिया की आर्कटिक पॉलिसी है तो इट इज व्हाट, ये क्या कर रही है, ये बता रही है कि हम 5 पिलर रखेंगे सस्टेनेबल एंगेजमेंट के. कौन से 5 पिलर है? पहला है साइंस एंड रिसर्च एक्टिविटी विच इज ऑलरेडी गोइंग. आर्कटिक में हमारा एक स्टेशन है हिमाद्री, जिसके बारे में हम बात करेंगे, that one. Then we have the economic and human development corporation, जो आर्कटिक रीजन के अंदर जो कंट्रीज हैं आर्कटिक सर्कल की, उनके साथ इकोनॉमिक एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंगेज करना. ट्रांसपोर्टेशन एंड कनेक्टिविटी, चाहे वो नदन सी रूट से हो या फिर बाई रोड रशिया के थ्रू कनेक्टिविटी हो. गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल कॉर्पोरेशंस, आर्कटिक सर्कल में जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं, जितनी भी कंट्रीज आती हैं, उनके साथ में कॉर्पोरेशन बना के रखना और नेशनल कैपेसिटी बिल्डिंग करना. इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग इंडिया कुड बी पर्टिकुलरली इम्पैक्टेड. अगर आर्कटिक रीजन के अंदर चेंजेस होते हैं तो उनका जो इम्पैक्ट है वो इंडिया की वाटर सिक्योरिटी पे, सस्टेनेबिलिटी पे, इंडिया के मॉनसून पैटर्न पे, वेदर कंडीशंस पे, कोस्टल इरोजन पे, इन सब पे दिखाई देगा. और ये सारे नेशनल डेवलपमेंट के क्रिटिकल एस्पेक्ट्स हैं. आर्कटिक जो हर साल अपनी आइस लूज करता जा रहा है, मतलब इवन द एरियाज विच has no human contact, वहां पे भी आर्कटिक की जो आइस है वो लूज हो रही है. आई थिंक वी मस्ट मेक वन वीडियो ऑन हाउ द आर्कटिक इज लूजिंग इट्स आइस एंड व्हाट इम्पैक्ट इट इज गोइंग टू हैव, लाइक इन डिटेल वीडियो. अगर लाइक आपको लगता है हमको ऐसा एक वीडियो बनाना चाहिए जिसकी जरूरत है, टाइट इन द कमेंट सेक्शन, हम एक पर्टिकुलर अलग से वीडियो बना लेंगे इसमें. तो ये जो आर्कटिक ओशन है ना, ये क्या करता है, ये कोल्ड वेव देता है ना, वार्म वेव, वार्म ओशन करंट एंड कोल्ड ओशन करंट. तो ये कोल्ड ओशन करंट को देता है ना. पूरा जो ओशन सर्कुलेशन है, जो गायड सर्कुलेशन बनता है, इट इज बिकॉज ऑफ दिस कनेक्शन, दिस कंप्लीट साइकिल ऑफ द कोल्ड एंड द वार्म ओशन करंट्स. अगर आर्कटिक का लूज होता है आइस, इसका मतलब है कि उसकी जो कोल्डनेस है, टेम्परेचर है, वो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा अप आना स्टार्ट हो जाएगा एंड इट इज गोइंग टू हैव अ वेरी डिटरमिनेंटल इम्पैक्ट ऑन दी मॉनसून. एंड बाकी कंट्रीज पे भी रेनफॉल पे या फिर इवन टेम्परेट साइक्लोन्स पे भी काफी सारी जो हमारी क्लाइमेट फिनोमिनाज है उन पे इसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है. सो आर्कटिक आइस में मेल्टिंग के 2 मेजर जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट पड़ेंगे. पहला तो एक नया शिपिंग रूट बनेगा. अभी देखो क्या हो रहा है कि यहाँ से मान लो कोई भी शिपमेंट, ये पूरा एरिया फ्रोजन है. ये नदन सी वाला जो एरिया दिख रहा है आपको, दिस इज कम्प्लीटली फ्रोजन. तो यहाँ पे अभी नहीं होता है, मरी टाइम कनेक्टिविटी नहीं है. बट तो इसलिए यहाँ से नॉर्वे से भी अगर कोई शिपमेंट आता है तो उसको पूरा यूरोप क्रॉस करके, मेडिटेरेनियन सी क्रॉस करके, सुएज कनाल, रेड सी से आके, स्ट्रेट ऑफ मलक्का से ये इंडियन ओशन पूरा क्रॉस करके फिर पैसिफिक ओशन में एंटर होके यहाँ से आना पड़ता है. दिस इज हाउ द रूट गोज. लेकिन अगर यहाँ पे आइस मेल्ट हो जाती है, ये रास्ता ओपन हो जाएगा, यहाँ से बिल्कुल शॉर्टकट रास्ता हो जाएगा, ऑलमोस्ट हाफ से भी कम हो जाएगा. सो एक तो ये है कि नदन सी रूट एंड नॉर्थ वेस्ट पैसेज बनेगा. सेकंड इसका है कि अगर रिसोर्स मैपिंग करी जाए तो आर्कटिक सी में लगभग 10 से 20% वर्ल्ड का ऑयल एंड 30% तक की नेचुरल गैस, पूरे वर्ल्ड का 10 से 20% तक का ऑयल और 30% की नेचुरल गैस यहाँ पे इस एरिया में मिलती है, विच इज अ वेरी गुड प्रोबेबिलिटी. फॉर एग्जाम्पल ये जो ब्राउन एरियाज दिख रहे हैं, यहाँ पे आपको ऑयल की प्रोबेबिलिटी बहुत जल्दी मिलेगी. आर्कटिक में 13% अनडिस्कवर्ड ऑयल है, 30% अनडिस्कवर्ड नेचुरल गैसेज एंड 20% अनडिस्कवर्ड नेचुरल गैस लिक्विड है. तो काफी सारे इसमें, इसीलिए जब भी एनर्जी सिक्योरिटी की बात करी जाती है ना, तो एनर्जी सिक्योरिटी में क्या आता है, वी टॉक अबाउट ऑयल, नेचुरल गैसेज, कोल, ये तो सब एनर्जी, इन्हीं से तो एनर्जी मिलती है हमको, राइट. तो ये एक पोटेंशियल भी अगर आप देखो ना तो इट्स अ लॉट, इट्स रियली अ लॉट. ये मतलब आई डोंट, इतना मत जाओ, जैसे इसमें मत जाना इतना फिगर के अंदर. मैंने ये सिर्फ आपको एस्टिमेशन के लिए बताया है. जैसे ये रशिया वाला जो एरिया है, इट इज अप्रोक्सीमेटेड सेड कि यहाँ पे 28 बिलियन बैरल ऑफ ऑयल का रिजर्वॉयर है, विच इज अराउंड ट्रिलियन क्यूबिक फीट ऑफ 1168 ट्रिलियन क्यूबिक फीट ऑफ गैसेज एंड 31 बिलियन बैरल ऑफ नेचुरल गैसेज लिक्विड है, विच इज अ लॉट. लाइक जब इतने छोटे से एरिया के अंदर हम 30% ऑफ नेचुरल गैस फाइंड करने की बात करते हैं, तो इसका मतलब है कि पोटेंशियल काफी ज्यादा है. अच्छा, अगर हम इसमें ग्लोबल वार्मिंग की बात करें कि जिस तरीके से आर्कटिक आइस की मेल्ट हो रही है, तो उसका इंडिया पे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, तो इसके लिए इंडिया ने आर्कटिक में एक मिशन भेज के रखा है, हिमाद्री, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द रिलेशनशिप, क्या जो ये साइंटिफिक एंड
क्लाइमेट रिलेटेड लिंकेज है इंडिया और इंडियन मॉनसून के बीच में, तो उसको पोलर रिसर्च के साथ हार्मोनाइज कर सके। थर्ड पोल जो है हिमालय होता है, ठीक है, ये इसको ध्यान रखना। सिंपल आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि थर्ड पोल पे जो आइस मेल्ट हो रही है इसका इंडिया पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, तो कंफ्यूज मत हो जाना कि थर्ड पोल किसको बोला है। थर्ड पोल हिमालयाज को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि हिमालयाज जो है वो माइटीएस्ट माउंटेन है, सबसे ऊंचे माउंटेन है, और यहाँ पे जो ग्लेशियर कवर है वो बहुत है। वहां से जितनी भी हमारी जो नदर्न रिवर्स निकलती है, जितनी भी हिमालयन रिवर्स निकलती है, उनका सारा पानी ग्लेशियर से मेल्ट होके आता है। सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरियाज। तो ये हिमालय को थर्ड पोल बोलते हैं। तो बोलते हैं कि ये पूरा हार्मोनाइज पोलर रिसर्च होगा कि हमारा अंटार्कटिका के अंदर भी है, वी हैव मिशन इन आर्कटिक ऑल्सो एंड वी हैव मिशंस इन हिमालयस ऑल्सो। हिमालयस तो खैर हमारे कंट्री का ही पार्ट बन जाता है। सो दिस इज लाइक एडवांस स्टडीज एंड अंडरस्टैंडिंग कि आर्कटिक में जो आइस मेल्ट हो रही है उसका इम्पैक्ट इंडिया पे क्या है। चेंजेस अगर आर्कटिक या ग्लोबल सिस्टम में होते हैं इंड्यूस्ड बाय द मेल्टिंग आर्कटिक सी, तो उसकी वजह से इंडिया के मॉनसून में डिसरप्शन पाया गया है, एंड विच इज वेरी क्रिटिकल। इंडियन मॉनसून यू नो दैट हमारा जो 65% तक का जो एग्रीकल्चर है इट इज मॉनसून डिपेंडेंट, ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ लाइक अभी भी हम अग्रेरियन कंट्री कहे जाते हैं, कृषि प्रधान देश कहा जाता है, क्योंकि हमारा हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इज एक्चुअली डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली इन्वॉल्व इनटू द एग्रीकल्चर। सो फॉर द वेल बीइंग ऑफ द रूरल सेक्टर, फॉर द इंडियाज फूड सिक्योरिटी, इट इज एसेंशियली इंपॉर्टेंट दैट वी अंडरस्टैंड कि किस तरीके से आर्कटिक सी के मेल्ट होने का इम्पैक्ट मॉनसून पे पड़ेगा। ऑलरेडी हमारा वहां पे हिमाद्री एक है, एंड इंडिया इज ऑल्सो एन ऑब्जर्वर। हम आर्कटिक काउंसिल के पार्ट नहीं है, वी आर नॉट अ मेंबर ऑफ आर्कटिक काउंसिल, वी आर एन ऑब्जर्वर। और 2013 में ही हमको ऑब्जर्वर का ये पोजीशन मिल गया था। और सिर्फ 13 कंट्रीज ऐसी हैं जिनमें चाइना इज ऑल्सो वन कंट्री जो ऑब्जर्वर है आर्कटिक काउंसिल के अंदर। 2018 में ये स्टेटस रिन्यू कर दिया था, तभी 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, क्योंकि उस वक्त ये न्यूज में काफी था, ठीक है। तो जो आर्कटिक ओशन में अगर जिस तरीके से टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, उस तरीके से कोल्ड वेव का इंटेंसिटी कम होना, मॉनसून में डिसरप्शन होना, तो इन सब के लिए वन थिंग इज वेरी क्लियर दैट इफ मॉडल डजंट इंक्लूड, जैसे मॉनसून को प्रिडिक्शन के लिए मॉडल बनाया जाता है, तो अगर उस मॉडल के अंदर आप पैरामीटर्स नहीं डालते हो आर्कटिक रीजन के, तो फोरकास्ट कभी एक्यूरेट नहीं होगा। और आर्कटिक रीजन एक ऐसा रीजन है जो बहुत ही फास्टली चेंज हो रहा है, मतलब इतना क्विकली, इवन द साइंटिस्ट आर अ लिटिल सरप्राइज्ड कि हमने अपने मॉडल के हिसाब से जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, वी एस्टिमेटेड कि आर्कटिक के अंदर इतने कम, आई एग्जैक्टली कैन नॉट रिकॉल, कुछ उन्होंने ईयर बताए थे कि इतने सालों तक यहाँ तक का आइस जो है वो मेल्ट नहीं होगा। एंड दैट इज वेयर आई सेड यू कि ऐसा एरिया जो दैट इज अ कंप्लीटली वर्जिन एरिया ऑन दी आर्कटिक रीजन, जो साइंटिस्ट ने बोला था कि अभी आने वाले 20-30 सालों में ये मेल्ट नहीं होगा, बट दैट ऑल्सो स्टार्टेड मेल्टिंग एंड दैट हैव अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन नॉट जस्ट ऑन द इंडिया बट ओनली ओवर दी होल वर्ल्ड एक्चुअली। तो इंडिया ने इसी वजह से 2008 में आर्कटिक में हिमाद्री एक नॉर्वे के अंदर है ये हमारा मिशन, तो इसको भेज दिया था। तो यहाँ पे ये ऑब्जर्व करते हैं आर्कटिक के अंदर किस तरीके से क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट जो मानसून पे हमारा पड़ रहा है। सो दिस इज अवर हिमाद्री इन नॉर्वे, 2008 से है ये यहाँ पे, ठीक है। सो इंपॉर्टेंस क्या है आर्कटिक रीजन की? आर्कटिक रीजन इज एरिया जहाँ पे लाइक आर्कटिक सर्कल में रशिया, नॉर्वे, स्वीडन एंड फिनलैंड दे हैव लार्ज मिनरल, पर्टिकुलरली आयरन और की यहाँ पे बहुत बड़ी खदानें हैं। मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड एक्सप्लॉइटेशन ऑल्सो इज एक्सपेक्टेड। जिस तरीके से आर्कटिक में शिपिंग जो नदर्न सी रूट अगर स्टार्ट हो गया एंड जिस तरीके से आइस मेल्ट हो रही है, इवन रशिया हैज ऑलरेडी स्टार्टेड इट्स न्यूक्लियर शिपमेंट्स। नहीं, वैसे न्यूक्लियर शिपमेंट्स नहीं, मतलब ये क्या करता है कि न्यूक्लियर एनर्जी से चलने वाले शिपमेंट्स है उनको उन्होंने आर्कटिक में छोड़ दिया है, तो ये सी को ब्रेक करता है, वहां पे एक्सप्लोरेशन करता है। दे आर रिसर्चिंग कि कहाँ पे हमको ऑयल एंड नेचुरल गैसेस मिल सकता है। सो दैट इज ऑलरेडी गोइंग ऑन। एंड अपार्ट फ्रॉम दीज मिनरल्स, आर्कटिक रीजन इज द न्यू सोर्स फॉर द फिशिंग ऑल्सो, तो इसको किचन ऑफ यूरोप भी बोला जा रहा है। सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग, आई विल टेल यू। तो फिशेस जो होती है ना, उनको एक बहुत ही पर्टिकुलर एनवायरमेंट चाहिए होता है। तो जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ट्रॉपिकल वाला जो एरिया है इट इज गेटिंग वार्मर एंड वार्मर, तो इसकी वजह से जो फिशेस या जो एक्वेटिक लाइफ है इट इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स द पोलर एरिया, ठीक है। तो पोलर एरिया में क्या हो रहा है, जो कोल्ड वाटर है इट इज बिकमिंग लेस कोल्ड, ठीक है, तो उनके लिए वो बेटर सूटेबल है। यहाँ पे क्या है कि पानी सही था, एकदम सही वार्म था, बट बिकॉज ऑफ more absorption of the CO2 by the oceans, by the sea mean temperature rise, यहाँ पे पानी गर्म होता जा रहा है, तो फिशेस जो है दे आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स द पोलर एरिया। तो इसीलिए इसको बोला गया है कि आर्कटिक रीजन के अंदर एक नया सोर्स ऑफ फिशिंग स्टार्ट हो सकता है, विच इज
दैट इज वाई इट इज नॉन एज किचन ऑफ द यूरोप। तो यहाँ पे जो नई लैंड भी रिलीज होगी, क्योंकि जब आइस मेल्ट होगी तो नई जमीन आएगी, नई जमीन आएगी तो कहीं ना कहीं वो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट होगा। उसके बाद में पोलर टूरिज्म भी पिकअप कर रहा है, जैसे स्मॉल नॉर्वेजियन टाउन है, वहां पे हर साल 2 लाख से ज्यादा टूरिस्ट आते हैं। नया सी रूट बन जाएगा, नए रिसोर्सेज होंगे, उनका बंटवारा होगा, कंट्रीज के बीच में डिस्प्यूट्स होंगे, नए जियोपॉलिटिकल रिलेशन। अराउंड पूरे रशिया का अराउंड 20% तक का जो एक्सपोर्ट है वो रशियन आर्कटिक एरिया से आता है, ठीक है। मतलब देखो अब रशिया कितना बड़ा है, बट इसका स्टिल 20% तक, विच इज 1/5 एक्सपोर्ट इस एरिया से आता है। देन आर्कटिक इज नॉट जस्ट रिच इन टू दी नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे कि ऑयल एंड नेचुरल गैस तो हुआ ही, हाइड्रोकार्बन में तो है ही, इट इज ऑल्सो वेरी रिच इन टू द रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑल्सो, चाहे आप हाइड्रो पावर की बात कर लो, विंड पावर की बात कर लो। सो इंडिया का जो आर्कटिक पॉलिसी बना है, इट इज ऑल्सो इन एडिशन टू द रिसर्च इनटू आर्कटिक रीजन, कि हम रिसर्च में तो ध्यान दे ही रहे हैं, वी ऑल्सो नीड टू एंगेज विद दीज कंट्रीज, ताकि हमारे जो इंडिविजुअल जियोपॉलिटिकल रिलेशंस हैं इन कंट्रीज के साथ में वो भी अच्छे हो, वी गेट मोर इकोनॉमिक एंड ट्रेड अपॉर्चुनिटीज दैट, जैसे कि इंडिया ने ना सिर्फ रिसर्च में इन्वेस्टमेंट करा है, बल्कि यहाँ पे रशिया के अंदर एक 15 बिलियन यूएसडी, $15 बिलियन का ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट के अंदर रिसर्च भी का इन्वेस्टमेंट भी करके रखा है। यहाँ पे आपको नॉट जस्ट ऑयल, हाइड्रोकार्बन्स एंड एनर्जी सिक्योरिटी, बट इट ऑल्सो हैज रिसोर्सेज ऑफ कॉपर, फॉस्फोरस, नायोबियम, प्लेटिनम ग्रुप एलिमेंट्स एंड द रेयर अर्थ एलिमेंट्स, ये सारी चीजें भी यहाँ पे है। सो चाहे हमारा ये आप बोल सकते हो कि उसमें फिजिकल कनेक्टिविटी हो या ना हो, बट इंडिया हैज टू बी अ पार्ट ऑफ न्यू आर्कटिक पॉलिसी, इंडिया हैज टू बी अ पार्ट ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन इनटू द आर्कटिक। आर्कटिक में ना अंटार्कटिका जैसा नहीं, अंटार्कटिका में क्या है कि पूरा सदर्न ओशन से घिरा हुआ है, तो अंटार्कटिका में किसी भी कंट्री का बॉर्डर अटैच नहीं होता है, बट आर्कटिक रीजन में वो नहीं है। आर्कटिक रीजन में पूरा एक ग्रुप ऑफ बंच ऑफ कंट्रीज बनी हुई है, एंड सो ऑब्वियसली सी बात है कि इंडिया हैज इंडिविजुअल रिलेशंस विद रशिया ऑल्सो, वी हैव विद नॉर्वे, स्वीडन ऑल्सो, यूएसए के साथ भी हैं। तो ऐसे में इट इज गुड कि हम हमारा जो ये ऑलरेडी रिलेशनशिप है इन कंट्रीज के साथ में, इनको हम आर्कटिक सी तक थोड़ा एक्सप्लोर करें, हम थोड़ा इसको एक्सटेंड करें। तो ऑब्वियसली वी हैव बीन एंगेज्ड एंड वी आर रिमेनिंग एंगेज्ड विद दीज ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि आर्कटिक काउंसिल हो गया, ताकि आर्कटिक रीजन पे अगर कोई भी फ्यूचर में बड़ा डिसीजन लिया जाता है, देन इंडिया वुड बी अ पार्ट ऑफ इट। क्योंकि चाहे रिसर्च की बात करो, चाहे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बात करो, आर्कटिक रीजन का इम्पैक्ट जो है सिर्फ कोल्ड ओशन करंट पे ना होके पूरे क्लाइमेट पे, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन पे, मॉनसून पे, लोकल विंड पे, इट इज गोइंग टू हैव अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ द अर्थ। सो दिस वॉज द कंटेंट, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा कि इंडिया का क्यों इतना जरूरी है कि आर्कटिक रीजन में हम लोग थोड़ा इंटरेस्ट ले। वाई इट वुड बी, आप क्या लिखोगे, ऑयल एंड नेचुरल गैसेस के बारे में लिखोगे, आप हाइड्रोकार्बन के बारे में लिखोगे, यू वुड बी राइटिंग अबाउट दी renewable resources also, you would be writing about the iron ore, you would be writing about the coal also, and you would be also writing कि किस तरीके से it is going to impact the climate also, ठीक है। तो we would be talking about that. So this was the question. I hope पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। मेरा नाम संतोष है। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टा या टेलीग्राम पे little_simple_बुधा पे सर्च करके जुड़ सकते हैं। वीडियो का PDF आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा, यू कैन फाइंड इट हियर, एंड दैट इज इट। अपना ध्यान रखिए। थर्ड वेव इज हियर, प्लीज मतलब अपने अभी जो अपने चारों तरफ बाउंड्री बना के रखी थी उसको लूज मत करिए। स्टिल वी नीड टू बी very careful, so wear your mask, don't go into much of the rush area. I know it's been a very long time, but you know it's like going to a crowded area versus our lives and our loved ones life, ठीक है। So you have to take a call, it will end eventually, so just a little longer. So this is it. अपना ध्यान रखो, stay hydrated, stay happy. I will see you guys in the next. जय हिंद।